फाइन स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग एज यूजुअल 3 एडिटोरियल्स पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट एडिटोरियल्स देखो, जान रहे होने कि इस कंट्री में एडोलेसेंट क्राइम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और हम जानते हैं कि 2015 में एक एक्ट आया था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, क्योंकि जो निर्भया का जो मिसफॉर्चून हुआ था, गलत हुआ था, तो उसके वजह से एक लॉ लाना पड़ा कि कोई बच्चा यदि 16 साल से ऊपर हो तो उसको भी क्राइम के श्रेणी में रखा जाए, क्योंकि हो क्या रहा था कि 18 साल से नीचे बच्चे लोग भी हीनियस क्राइम कर रहे थे और वो छूट जा रहे थे। हाँ, यहाँ पे तुमको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलेगा, देख रहे हो कि 16 साल के ऊपर बच्चे और 18 साल से नीचे बच्चे को ट्रीट नहीं करना चाहिए एडल्ट के रूप में। सही बात है। मैं कई बार होता है ना कि अभी सोशल मीडिया चल रहा है तो सोशल मीडिया में 16 साल का बच्चा भी समझदार हो जाता है, पहले ऐसा युग रहा नहीं। तो बिल्कुल इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि जो एडोलेसेंट है उसको एडल्ट के रूप में जो ट्रीट किया जा रहा है क्राइम केसेस में, ये ठीक नहीं है जुवेनाइल जस्टिस के लिए। ये वन पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिबेट का एक हिस्सा है। मैं डिबेट का दूसरा हिस्सा क्या है तुम्हारा कि सोशल मीडिया है, लोगों के पास नॉलेज है, तो क्यों ना 16 ईयर्स वाले बच्चे को भी हम एडल्ट के रूप में ट्रीट करें। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा एडिटोरियल। और अभी जो समाज में चल रहा है जिस हिसाब से एडोलेसेंट क्राइम बढ़ रहे हैं, BMW से देख रहे हो ना, मुंबई पुणे का एक केस था, दूसरा केस देखो आंध्र प्रदेश का केस आया ना, 10 का और 6 का बच्चा मिलकर 9 का बच्ची को मार दिया यूट्यूब में वीडियो देख के। जब ऐसे केस बढ़ रहे हैं तो एडोलेसेंट को भी एडल्ट के रूप में ट्रीट किया जाए, और ट्रीट करना कितना सही है कितना गलत है तो हम लोग इस एडिटोरियल्स में समझने का प्रयास करेंगे। सेकेंड एडिटोरियल देखो, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि तुम्हारे और मेरे सा आदमी कितना चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है। देखो जीडीपी निकालने का दुनिया में 3 तरीका है। अब भारत 2 तरीका को यूज़ करता है, एक बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड और दूसरा बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड में जानते हो केवल 8 सेक्टर को लिया जाता है, 8 सेक्टर को कंसिडर किया जाता है, कुछ एग्रीकल्चर से, कुछ सेकेंडरी एक्टिविटी से, कुछ तुम्हारा टर्सरी से, और सब मिला के 8 सेक्टर होता है। यहाँ विषय है एक्सपेंडिचर मेथड का। तो एक्सपेंडिचर मेथड में जानते हो 4 पैरामीटर होता है, और 4 पैरामीटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो तुम्हारा क्या है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भारत पूरा ही कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, कंजम्पशन बेस्ड जीडीपी है। हम लोग यहाँ पे खा के ही जीडीपी को ग्रोथ करवा रहे होते हैं, बात समझे। और 55 to 60% जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो प्राइवेट कंजम्पशन पे है। मगर रिसेंट टाइम में ये घटा है, रिसेंट टाइम में इसका जो ग्रोथ होना चाहिए, देखो जीडीपी लगातार 3 साल से 8% से ग्रोथ कर रहा है, तो ये चीज़ तो ट्रांसलेट होना चाहिए ना प्राइवेट कंजम्पशन में भी। प्राइवेट कंजम्पशन भी कम से कम 8%, 10% से बढ़ना चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो 4 और 5% के बीच से बढ़ रहा है, और जीडीपी कितना बढ़ रहा है, 8% से। तो क्या ये क्या कहता है, ये कहता है कि ठीक नहीं है कंट्री में स्थिति मिडिल क्लास वाले लोग का। यहाँ पे गिनी कोएफिशिएंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और तुम्हारे और मेरे ऐसे जो लोग हैं मिडिल क्लास वाले लोग हैं उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कंज्यूम कर सके सामान से। और FMCG जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का कंपनी सब है, जैसे कॉलगेट हो गया, हाँ ये सब जिसको बहुत ज़्यादा यूज़, जो नॉन ड्यूरेबल है, जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ऐसे कंपनी ने भी कहा है कि मिडिल क्लास वाले लोग के बीच में डिस्ट्रेस है। तो इस साफ साफ पता चलता है कि कंट्री किस ओर जा रहा है। एक हम लोग बात करते हैं कि कंट्री को विकसित भारत बनाना है 2047 तक, और उसके लिए पर कैपिटा इनकम हमें बढ़ा के 24,000 तक, 25,000 तक करना है, हाँ इन्फ्लेशन को जोड़ते हुए 2047 तक। अभी हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है, वही 2400 से लेकर 2500 है डॉलर, और आपको अभी एक डेवलप कंट्री में जाना है अभी के हिसाब से तो कम से कम 13,000 14,000 होना चाहिए। तो ये स्थिति देखोगे पूरा इकोनॉमिक्स का तो तुमको समझ में आएगा कि मिडिल इनकम जो फैमिली है वो बुरी तरीके से फंसा हुआ है। दे डोंट हैव मनी टू कंज्यूम, समझे। तो इस चीज़ को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। एंड लास्ट वन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी साफ साफ पता चलता है ये प्योर इकोनॉमिक्स है। थर्ड वन, बैंक में बच्चे लोग जो बैंक में हम पैसा जमा करते हैं उस समय देश में क्या इन्फ्लेशन है
तो उस हिसाब से डिसाइड होता है कि हमें कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। लेट्स से 4% इन्फ्लेशन है, महंगाई है। लेट्स से 4% क्या है, महंगाई है, और जो आप फिक्स डिपॉजिट किए हो तो 6% से आपको ब्याज मिल रहा है। तो जो नेट होगा, घटाओगे तो कितना होगा, 6 - 4 2, कम से कम 2 होना चाहिए। मगर हम ये देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन 4 नहीं है, इन्फ्लेशन 5 होता है। कई बार तो इन्फ्लेशन 6 से भी ऊपर चला गया। तो उस केस में मान लो कि इन्फ्लेशन 6.5 चला गया, एक एज्यूम कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन 6.5 चला गया और आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, लेट से 6 मिल रहा है, तो माइनस करोगे, माइनस में आ जाएगा, -0.5। यानी कि जो पैसा तुम जमा कर रहे हो और 1 साल बाद जो पैसा लेने के लिए जाओगे तो उसका वैल्यू जितना तुम दिए थे उससे कम तुमको मिल रहा है। तो हम क्यों बैंक में डिपॉजिट करना चाहेंगे, फिक्स डिपॉजिट करना चाहेंगे, क्यों सेविंग अकाउंट में रखना चाहेंगे? इससे बढ़िया हमारे पास दूसरा जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे यूज़ करेंगे, म्यूचुअल फंड में यूज़ करेंगे, हम लोग डीमैट अकाउंट बनाएंगे उसके लिए। तो ये डिसमल कंडीशन है। अब प्लस दूसरी बात ये है कि बैंक में क्या हो रहा है, बैंक में जो क्रेडिट ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू डिपॉजिट ग्रोथ। तो ये भी तो एक टेंशन का ही विषय है कि बैंक सब अपना लोन ज़्यादा दे रही है, लोन का जो रेट है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिपॉजिट ग्रोथ, और दोनों के बीच में 7-8% का फासला है, विच इज़ नॉट गुड। यानी कि बैंकिंग सिस्टम में अब प्लस इस बार सरकार से काफ़ी उम्मीद लगाया जा रहा है इस बजट में, कम से कम ये जो एनोमली है, ये जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करे ये बजट। समझ गए? तो इसको और डिटेल में समझेंगे। तो क्या लिखा गया, अपर बाउंड इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन इज सिवियरली इरोडिंग परचेजिंग पावर। ठीक है, तो अब ये शब्द तुम बढ़िया समझोगे जब 8-12 को समझोगे तो। चलो शुरू करते हैं स्टूडेंट। Trying adolescents as adults subverts the foundational principle of juvenile justice. GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस। मामला क्या है, देखो एक एक चीज़ समझो। एडोलेसेंट को, एडोलेसेंट मतलब क्या होता है, जो किशोर अवस्था में जो होते हैं, 16 साल से ऊपर वाले बच्चे को एडोलेसेंट कहा जाता है। 18 साल से ऊपर वाले बच्चे लोग को एडल्ट कहा जाता है, जिसको वोटिंग राइट्स मिलता है। समझ गए? और 16 साल से नीचे जो है वो छोटा बच्चा सब है, वो अनजान बच्चा लोग है। अनजान मतलब कोई गलती भी कर दिया तो उसका गलती करने का इंटेंट कुछ और है। और 16 साल से ऊपर बच्चा लोग को यदि एडल्ट घोषित करके उसके ऊपर क्राइम का केसेस इम्पोज किया जाए तो इसका भी निगेटिव असर पड़ सकता है एज पर द एक्सपर्ट्स। तो ये बोला कि किस सर्कमस्टेंसेस में, किस परिस्थिति में हम लोग एडोलेसेंट्स को भी हम लोग एडल्ट के रूप में स्वीकार कर सकते हैं क्राइम से रिलेटेड। तो इसके लिए तुमको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का कहानी समझना पड़ेगा। एक तो मैंने पहले ही बता दिया इसका बैकड्रॉप क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। जो निर्भया का जो कांड हुआ था, है ना, गलत हुआ था उनके साथ, तो उसमें कुछ एडोलेसेंट भी शामिल थे, उसको फांसी नहीं हुआ, बाकी लोगों को तो फांसी हो गया। इसलिए देश में मांग उठा कि जो 16 साल से ऊपर लड़का लोग है और वो हीनियस क्राइम करता है, इफ़ दे डू हीनियस क्राइम, तो उसको भी एडल्ट के श्रेणी में ट्रीट किया जाए और उसको भी वही पनिशमेंट दिया जाए जो एडल्ट को पनिशमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पे 3 टाइप के क्राइम्स होंगे, एक पीटी क्राइम होगा, एक सीरियस क्राइम होगा और एक हीनियस क्राइम होगा। कोई 16 साल का जो बच्चा है, 16 साल प्लस 16 साल यानी कि 18 साल से नीचे, 16 साल से ऊपर, समझे ना, तो वो यदि वो हीनियस क्राइम करता है, आई रिपीट, वो यदि हीनियस क्राइम करता है तो उसको एडल्ट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। बाकी क्राइम के लिए नहीं, पीटी क्राइम के लिए नहीं। मान लो कि कोई 16 साल का बच्चा चोरी करता है तो पीटी क्राइम है, वो बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। यदि 16 साल का बच्चा यदि सीरियस क्राइम करता है, लेट से मर्डर कर देता है, मर्डर करना सीरियस क्राइम है ना, फिर भी तुम एडल्ट की तरह उसको ट्रीट नहीं करोगे, फिर भी एडल्ट की तरह उसको ट्रीट नहीं करोगे। मान लो 16 साल का कोई बच्चा बहुत ही ब्रूचुअल मर्डर कर दे, एक होता है मर्डर, एक होता है ब्रूचुअल मर्डर, बहुत ही सता के किसी को मारा है, ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में क्राइम हो जाएगा, फिर ये हीनियस क्राइम में आ जाएगा। तो उस समय, उस परिस्थिति में एडोलेसेंट को भी एडल्ट के रूप में ट्रीट किया जाएगा और जो एडल्ट के ऊपर जो कार्रवाई होगा वो चीज़ एडोलेसेंट को भी ऊपर होगा। ये सेक्शन 50 में लिखा गया है तुम्हारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। आया समझ में? देखो समझो, यहाँ पे जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, जिसको हम लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी कहते हैं, 2015 में जो बना था, इसमें क्या है कि एडोलेसेंट को यानी कि जो 16 साल से ऊपर है उसको भी एडल्ट के रूप में ट्रीट किया जाएगा इफ़ उसने कुछ हीनियस क्राइम किया है, इफ़ उसने हीनियस ऑफेंस किया है। मैंने कहा ना 3 टाइप के क्राइम होंगे, उसने हीनियस क्राइम किया तभी
एडोलेसेंट को हम लोग एडल्ट के रूप में ट्रीट करेंगे। यदि वो पीटी क्राइम किया है, यदि वो सीरियस क्राइम किया है, तो उसके लिए नहीं करेंगे। आया समझ में ये चीज़? तो हीनियस ऑफेंस जो है वो सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट में लिखा गया है, 2 क्लॉज 33 में लिखा गया है, वो याद करने की जरूरत नहीं है तुम लोग को। तो कैसे हीनियस ऑफेंस तय होगा? यदि उस चीज़ के लिए किसी भी आदमी को 7 साल या 7 साल से अधिक कारावास हो भारतीय न्याय संहिता में। अभी क्योंकि आईपीसी तो पहले का चीज़ है, अब तो भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुका है, बीएनएस। तो भारतीय न्याय संहिता में, और जानते हो सीआरपीसी है ना, सीआरपीसी का क्या है हिंदी वाला? नागरिक सुरक्षा संहिता। तो यदि उसके हिसाब, क्योंकि सीआरपीसी काम क्या है, सीआरपीसी प्रोटोकॉल देता है कि कैसे आईपीसी लागू हो। तो जो नागरिक सुरक्षा जो संहिता है वो बताएगा कैसे भारतीय न्याय संहिता लागू हो। सेम चीज़ जैसे सीआरपीसी प्रोसीजर इस्टेब्लिश करता है आईपीसी को लागू करने के लिए, तो प्रोसीजर सब तुम्हारा उसमें होगा, सेकंड में सीआरपीसी में होगा। बात समझे? यदि 7 साल से अधिक किसी को क्राइम मिलता है, सज़ा मिलता है, तो उस क्राइम को हम लोग हीनियस क्राइम भी कहते हैं। मतलब सज़ा के टर्म्स में बोल रहे हैं। कई बार सीरियस क्राइम के लिए भी आपको 7 साल से ऊपर मिल सकता है, मगर हीनियस क्राइम के लिए भी 7 साल से ऊपर मिलता है। हीनियस क्राइम और सीरियस क्राइम दोनों अलग चीज़ है। सीरियस क्राइम कैन बी हीनियस क्राइम। एक मर्डर सीरियस क्राइम भी हो सकता है, एक मर्डर हीनियस क्राइम भी हो सकता है। क्या इंटेंट था और किस तरह मारा गया। यदि मान लो कि बहुत ही ब्रूचुअल मर्डर हुआ है तो सीरियस क्राइम प्लस वो हीनियस क्राइम भी है। और एक मान लो कि बाय मिस्टेक मर्डर हो गया है, टेम्पटेशन में मर्डर हो गया, तो वो सीरियस क्राइम ही रहेगा। उस केस में एडोलेसेंट को एडल्ट के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, ट्रीट नहीं किया जाएगा। समझे? देखो समझो बात को। तो जितने भी ऑफेंसेस है उसमें मिनिमम पनिशमेंट यदि 7 साल से ऊपर हो इंडियन आईपीसी के द्वारा या बीएनएस के द्वारा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हीनियस क्राइम्स। हाँ, जैसे एग्जांपल देखो ऑफेंसेस, जैसे एग्जांपल होमिसाइड्स हो गया। होमिसाइड्स का मतलब क्या? मर्डर। और मानो कि डेथ हो गया नेग्लिजेंस के वजह से। जैसे कई बार कार चलाता है ना बच्चा लोग, अब मेन इशू यही ना, कार को लेकर ही इशू आया है। BMW से जो ठोक रहा है अभी पुणे सब में, इंडिया में हो रहा है ना, कि रईस बाप का जान ही रहे हो, बेटा है, मस्ती में चल रहा है अपना, जो आ रहा है उसको ठोक रहा है। ये क्या नेग्लिजेंस है ये? हाँ, यदि नेग्लिजेंस से किसी का मर्डर होता है, किसी का किलिंग होता है, तो उसको हीनियस क्राइम नहीं कहेंगे हम लोग। बच जाएगा बच्चा ना। हाँ, उसको बचाना भी जरूरी है, क्योंकि देखो अभी वो एडल्ट नहीं है, अभी वो एडोलेसेंट है। एडोलेसेंट के टाइम में, एडोलेसेंट के उम्र में बच्चे लोग का जो होता है उतना मैच्योरिटी नहीं होता है, बहुत ही रेजिस्टिव होता है, अकरू होता है, वो जल्दी नहीं मानेगा किसी का बात। और ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, ये बहुत ही नेचुरल है। तो यहाँ पे समझो, यदि होमिसाइड हुआ, यदि मर्डर हुआ, यदि डेथ हो रहा है नेग्लिजेंस की वजह से, ये बहुत ही कॉमन है ड्रंकन ड्राइविंग केसेस में, तो उसको हीनियस ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और उसमें क्या है, तुम्हारा मिनिमम पनिशमेंट होगा, क्योंकि ये सीरियस क्राइम हो सकता है, मे बी मैं हीनियस क्राइम नहीं हो सकता है। आर यू गेटिंग मी? तो उस समय जो भी एडोलेसेंट है, जो 16 साल से ऊपर 18 साल से नीचे, उसको आप लोग एडल्ट के रूप में वो ट्रीट नहीं कर सकते हैं। आगे देखो स्टूडेंट क्या क्या है यहाँ पे। तो कौन डिसाइड करेगा कि एडोलेसेंट क्या है, एडल्ट है? कौन डिसाइड करेगा? तो उसके लिए देखो बोर्ड है, यहाँ समझो। सबसे पहले जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करेगा। आखिर ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहाँ से पावर डिराइव किया है? वही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बना। वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि ये जो 16 साल से प्लस वाला बच्चा कुछ क्राइम किया है, तो वो क्राइम सीरियस है कि पीटी है कि हीनियस, वो डिसाइड करेगा। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बैठाएगा वो, समझिए। और ये प्रोविजन दिया गया सेक्शन 15 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। आया समझ में? वो डिसाइड करेगा। उसके बाद देखो, जैसे कि तुम लोग जानते हो इस एक्ट में 3 तरह का कैटेगरी का क्राइम है। पीटी ऑफेंस, वही पीटी क्राइम, सीरियस क्राइम और हीनियस क्राइम। यहाँ पे देखोगे बच्चे लोग, सेक्शन 15 में ये लिखा गया कि कोई भी बच्चा यदि 16 साल से बड़ा हो तो बोर्ड सबसे पहले देखेगा कि उसका मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी क्या है। देखो अब तुम खुद सोचो, मैं आंध्र प्रदेश का मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। आंध्र प्रदेश के बच्चे ने एक क्लास 10 का बच्चा और क्लास 6 का बच्चा, दोनों मिलकर एक क्लास 9 के बच्चे को मार दिया, मर्डर कर दिया। मगर मर्डर करने का जो इंटेंट होगा वो डिफरेंट होगा ना। वो क्यूरियसिटी में मारा है, वो यूट्यूब चैनल देख लिया और उसके अंदर आया एक विचार आया कि मार देते हैं। माँ उसने इस तरह, जैसे एडल्ट मर्डर करते हैं, एडल्ट का मर्डर करने का एक अलग प्लानिंग रहता है और उसको पता रहता है कि यदि हम मर्डर कर रहे हैं तो क्या सज़ा हो सकता है। मैं जो बच्चा 16 साल का बच्चा है, 17 साल का बच्चा, उसको पता नहीं है कि यदि हम मर्डर भी कर दे, कोई हीनियस क्राइम भी कर दे, तो हमको क्या सज़ा होगा, उसको पता नहीं है। उस चीज़ से वो अनजान है।
तो उसका पहले मेंटल कैपेसिटी देखा जाएगा, उसका फिजिकल कैपेसिटी देखे जाएगा कि किस लिए वो क्राइम किया है। समझना पड़ेगा कि क्या सर्कमस्टेंसेस के अंदर उसने क्राइम किया। हो सकता है वो यूट्यूब देख के आया, हो सकता है वो सोशल मीडिया देख लिया हो और उससे इन्फ्लुएंस हो गया हो, वो उसके मन में इंटेंट नहीं था इस तरह का करने का, और ये भी बच्चा को पता नहीं था कि यदि कर देंगे तो क्या पुलिस के द्वारा सजा होगा, क्या कोर्ट में सजा होगा, उससे अनजान है वो। तो ये सब चीज़ को टेकन इनटू कंसिडरेशन किया जाएगा बाय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। समझ गए ना? हाँ, यदि बोर्ड को लगा कि हाँ ठीक है ये एडोलेसेंट को, ये बच्चा को एडल्ट ग्रुप में ट्रीट किया जाए, तो ये फिर चिल्ड्रन कोर्ट में ये केस को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फिर चिल्ड्रन कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, वो फैसला सुनाएगा कि इसको एडल्ट के रूप में लिया जाए कि नहीं लिया जाए। क्योंकि देखो यहाँ पे सेफ्टी है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यदि तय कर रहा है कि ठीक है इसको एडल्ट के रूप में किया जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि कार्रवाई हो जाएगा, फिर वो चिल्ड्रन कोर्ट में जाएगा, एंड चिल्ड्रन कोर्ट के लिए जो जज बैठे रहेंगे वो फाइनल डिसीजन लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि कदम कदम पे सेफ्टी है एडोलेसेंट के लिए। और हो सकता है वो और एग्जामिन करे, चिल्ड्रन कोर्ट और एग्जामिन करे इस चीज़ को और पता करे कि जो भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बोला है वो ठीक नहीं है, उसमें कुछ कमी है, तो वहाँ पे फिर टर्न डाउन कर सकते हैं और वहाँ बोल सकते हैं कि नो, कि अभी ये एडल्ट ट्रीट नहीं किया जाए इसको, अभी ये एडोलेसेंट ही है। आई मीन समझ नहीं है, फिजिकल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी वेरी डिफरेंट, सर्कमस्टेंसेस वेरी डिफरेंट, और उस हिसाब से हो सकता है उसको एडल्ट ट्रीट ना करे। तो हम कह सकते हैं कि इस हिसाब से कि सेफ्टी है। बात समझे? सेफ्टी है। आगे देखो विद्यार्थी लोग, तो क्या प्रोटेक्शन दिया गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में? तो यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये जो प्रोटेक्शन मिला है, देख रहे हो ना, पीटी क्राइम, सीरियस क्राइम, हीनियस क्राइम। अब हीनियस क्राइम के लिए ही हम उसको एडल्ट कर रहे हैं, एडल्ट घोषित कर रहे हैं, और उसमें भी देखो सेफ्टी है। आखिर इतना सेफ्टी देने की क्या जरूरत है 16 साल के बच्चे लोग को? तो ये इसलिए जरूरी क्योंकि वो जो एडोलेसेंट जो पीरियड है और वो टेम्पररी डेवलपमेंटल स्टेज है, जहाँ पे आपका जो जजमेंट होगा बहुत ही इमेच्योर होगा। यानी कि मैच्योरिटी लेवल, 16 साल का बच्चे लोग को मैच्योरिटी लेवल होता है क्या? नहीं होता है। पिछले क्लास में हम बोले थे, नहीं होता है, मैच्योर नहीं होगा बच्चा, इम्पल्सिव होगा वो, है ना, अंडर डेवलप्ड इम्पल्स कंट्रोल है वो, यानी कि वो इम्पल्सिव है, कुछ भी कर सकता है वो रेजिस्टिव होगा, वो बात किसी का सुनेगा नहीं, और वो स्टेज ही ऐसा है, उसका भी गलती नहीं है, वो स्टेज ही ऐसा है 16 साल 17 साल का। होप सो समझ में आ रहा होगा। और ये चीज़ सेम चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस राजू में भी इसी चीज़ को स्थापित किया था कि हाँ, जो एडोलेसेंट पीरियड है वो अंडर डेवलप्ड और इमेच्योर स्टेज है। और एट द सेम टाइम यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड भी इस चीज़ को वो करता है, प्रमाणित करता है। करेक्ट बात है, एडोलेसेंट जो ऐसा पीरियड है वो इमेच्योर डेवलपमेंटल स्टेज का पीरियड है वो, इसलिए उन लोग को एडल्ट के रूप में ट्रीट नहीं किया जाए। हाँ समझे? हाँ, तो देखो अब क्या किया जाएगा यदि वो पाया गया कि चलो एडोलेसेंस के वजह से ही उसने कुछ क्राइम कर दिया, तो ये ड्यूटी है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का, जिसके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना है ना। तो जब एक्ट बना है तो सिस्टम बना, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बना, एक पूरा व्यवस्था बना। और ये व्यवस्था किसके लिए? छोटे छोटे बच्चे लोग, 18 साल से नीचे बच्चे के लिए, 16 साल से ऊपर 18 साल से नीचे बच्चे लोग के लिए। तो यदि ऐसा पाया गया कि ठीक है इसने गलत काम कर दिया, जो भी है, मगर अभी भी बच्चा ही है, अभी भी 16 साल से ऊपर है, 18 साल से नीचे है, तो ऐसे केस में पूरा फोकस जो होना चाहिए वो रिहैबिलिटेशन पे होना चाहिए। देखो जेल भी तो रिहैबिलिटेटिव है ना, जगह ही है जहाँ पे रिहैबिलिटेशन होता है, फिर ट्रीट किया जाता है लोगों को बेटर बनाया जाता है, और जैसे सज़ा कंप्लीट हुआ फिर से सोसाइटी में इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो रिहैबिलिटेशन किया जाए, फिर सोशल इंटीग्रेशन किया जाए, रीइंटीग्रेशन किया जाए, समझे ना, एक्नॉलेज किया जाए। क्योंकि जो एडोलेसेंट का जो पीरियड होता है वो हाई न्यूरोप्लास्टिसिटी है और मोर रिसेप्टिव टू चेंज, यानी कि देखो हट बुद्धि होता है उस समय, सिंपल भाषा में कहा जाए तो। एडोलेसेंट जो एज है वो देखते हो ना, माँ बाप समझाता है बच्चे को ये मत करो, ठीक वही करेगा वो, उसका भी गलती नहीं है। हार्मोन देखते हो नहीं हो 16-17 साल में कितना हार्मोन एक्टिव रहता है, जो मन करेगा वही करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ाई करो पढ़ाई करोगे तो थोड़ा हार्मोन अपना बैलेंस में रहेगा। अब पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर हार्मोन तुमको, है ना, कुछ भी करवा सकता है तुमसे, यही सब क्राइम करवाएगा। तो बात समझ में आ रहा है? अच्छा खासा प्रोटेक्शन है एडोलेसेंट को। उसको क्या करना है? रिहैबिलिट करना है, फिर से सोसाइटी में रीइंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। क्योंकि वो एज ऐसा एज है जहाँ पे ये इमेच्योरिटी वाला डिसीजन हो सकता है, बहुत ही कॉमन चीज़ है वो। आगे देखो स्टूडेंट, तो आखिर ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में रिहैबिलिटेशन का बात किए हैं,
उसका क्या मतलब बनता है? तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में कन्विक्शन, देखो कन्विक्शन जो हो रहा है उसकी वजह से एक इंस्टीट्यूशन बना ऑफेंडर के लिए, मतलब वही व्यवस्था बना। जैसे जेल भी एक व्यवस्था है कि नहीं, जेल किसके लिए व्यवस्था है? एडल्ट के लिए। तो उसे ऑन द सेम लाइन 16 साल से ऊपर जो बच्चा है, 18 साल से नीचे, वो यदि कोई क्राइम करता है तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बना और उसमें उसको डालो, उसको रिहेबिलिटेट करवाओ, अच्छे से सिखाओ, उसको गलत किया उसने, अब फिर से उसको रीइंटीग्रेट कर दो। अब उसको यदि एडल्ट के रूप में ट्रीट करके पनिशमेंट दिया जाए तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। बात समझे? तो इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनेगा ही बनेगा। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में कहा जाता है कि यस, इंटरवेंशन होना चाहिए, जैसे थेरेपी होना चाहिए, साइकेट्रिक सपोर्ट होना चाहिए और डी एडिक्शन होना चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं ना, 16 साल के बच्चे लोग बहुत एडिक्ट हो जाते हैं, ड्रग्स का आदी हो जाते हैं, वही ड्रग्स खा खा के बदमाशी करना शुरू कर देते हैं, किसी को मार देते हैं इम्पल्स की वजह से, गुस्से की वजह से। समझ पा रहे हो ना? तो ऐसा कोई बच्चा यदि ड्रग्स के लत में फंस गया है तो उसको कैसे डी एडिक्शन करवाया जाए, समझ गए ना? कैसे उसको साइकेट्रिक सपोर्ट दिया जाए। होता है ना, कई लोग अपने माइंड से ग्रसित होते हैं कि मेरे घर में खराब माहौल था, सोसाइटी में खराब माहौल था, इसलिए हम ऐसा बन गए। तो उसको सपोर्ट देना, साइकेट्रिक सपोर्ट देना, ये सभी व्यवस्था है इस इंस्टीट्यूशन में। हाँ, देखो यहाँ पे एडोलेसेंट रिहैबिलिटेशन कीपिंग इन माइंड देयर। हाँ, अब देखो किस तरह रिहैबिलिटेशन दिया जाए। रिहैबिलिटेशन उस हिसाब से दिया जाए कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या रहा है इसका, ये जो बच्चा पला बढ़ा, इसका जो मित्र है, इसके जो माँ बाप है, इसके जो सोसाइटी है, उसका क्या कंडीशन रहा, और प्लस किस परिस्थिति में इसने क्राइम किया उस चीज़ को, ये सभी चीज़ को देखते हुए इंडिविजुअल, देखो ये बड़ी बात है, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट देना है। जैसे एक बच्चा, कोई जुवेनाइल बच्चा, छोटा बच्चा है, 16 साल एडोलेसेंट है, उसने कोई एक क्राइम किया, तो उसको ट्रीट करने का तरीका और दूसरे बच्चे को ट्रीट करने का तरीका डिफरेंट होगा। दो बच्चा है 16 साल का, दोनों ने अलग अलग क्राइम किया, तो दोनों का जो रिहैबिलिटेट करने का तरीका अलग होगा। हर बच्चे पे ही इंक्वायरी कमेटी बैठेगा, अनलाइक एडल्ट। एडल्ट क्या है? यूनिफॉर्मिटी है एडल्ट में, कोई भी क्राइम किया दे दो सजा, बात खत्म। सिर्फ कॉमन होगा उसके ऊपर, कार्रवाई कॉमन होगा। कॉमन कार्रवाई मतलब जेल में डाल दिए सबको, जेल में डाल दिया, बोले कि जाओ काम करो अपना, जो भी है जेल में रहोगे। मैं ये बच्चे लोग के साथ ऐसा नहीं, हर एक इंडिविजुअल का इंडिविजुअल प्लान बनेगा उसके ऊपर, कैसे उसको रिहैबिलिटेट करवाया जाए। तो देखो फैसिलिटी तो बहुत ज़्यादा है जुवेनाइल जस्टिस को, उसके बोर्ड में या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। बात समझ रहे हो ना? देखो यही तो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, यही तो चीज़ है कि ताकि एडोलेसेंट को क्या किया जाए, फिर से रीइंटीग्रेट कर दिया जाए। अब यहाँ पे बात ये कि यदि एडोलेसेंट यदि हीनियस क्राइम करता है तो उसको यदि एडल्ट के रूप में ट्रीट किया जाए, तब ये जितने ही फाउंडेशनल प्रिंसिपल है ये तो फिर वायलेट हो जाएगा। जब आपने एडोलेसेंट को रिहैबिलिटेट करने के लिए इंडिविजुअल प्लान तक बना दिया, साइकेट्रिक सपोर्ट तक बना दिया, ये सब व्यवस्था आप क्रिएट किए, अब फिर आप एडोलेसेंट को हीनियस क्राइम में आप उसको एडल्ट बता देते हो, तो कहीं ना कहीं जो पहले बना हुआ उसको आप डाइल्यूट कर रहे हो एज पर द एक्सपर्ट। बात समझे? तो वही लिखा गया कि जो अप्रोच है, देखो अपॉर्चुनिटी फॉर जस्टिस एंड ऑफन अनटेनेबल विद इन द रिजिड कन्फाइंस ऑफ प्यूनिटिव एडल्ट जस्टिस सिस्टम। अब एडल्ट जस्टिस सिस्टम में क्या है कि यूनिफॉर्मिटी है, सबके लिए सेम है, मगर जुवेनाइल के लिए, एडोलेसेंट के लिए क्या है कि इंडिविजुअल प्लान है। तो जुवेनाइल के लिए कितना बढ़िया है। अब जुवेनाइल को, एडोलेसेंट को हम लोग एडल्ट के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, तो उस समय जितना भी जुवेनाइल के लिए व्यवस्था बनाया वो सब वायलेट हो जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि एडोलेसेंट को यदि एडल्ट के रूप में ट्रीट किया जाए तो जो भी फाउंडेशनल जो प्रिंसिपल्स है, जहाँ पे हम रिहैबिलिटेशन का बात करते हैं एडोलेसेंट का, वो सब ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो सब टूट जाएगा। आया समझ में स्टूडेंट? तो हमें ये समझना होगा। मगर हाँ, एडोलेसेंट को देखो, ये तो एक तरफ का बात है। दूसरा ये भी तुम डिबेट कर सकते हो कि अब जो एडोलेसेंट है वो एडोलेसेंट नहीं रहा। पूरा दुनिया में 16 साल में भी कई लोग को वोटिंग राइट्स मिला है, कई कंट्री को, ठीक है। तो अब उसको एडोलेसेंट को कब तक हम एडोलेसेंट बोलते रहेंगे? ये दूसरा साइड ऑफ द कॉइन है। इसलिए आप देखो सोशल मीडिया है, 16 साल का बच्चे लोग को ज़्यादा चलाने आता है सोशल मीडिया, उन लोगों को पता है, और वो लोग कितना पेयर ग्रुप में जुड़े रहते हैं, आसपास तो लोग रहते हैं, बड़े लोग सब रहते हैं। तो इसलिए यदि उसको एडल्ट घोषित कर दिया तो क्या दिक्कत है? आज जहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो, जैसे रेप केस हो गया, मर्डर केस हो गया, ये सब बहुत गलत चीज़ है। यदि ऐसे केस में एडोलेसेंट फंसता है और उसको आप छोड़ देते हो तो फिर वो समाज के लिए ठीक नहीं है। समाज में फिर मैसेज क्या जाएगा, वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसलिए यदि ऐसे भी एडोलेसेंट को कहाँ हमेशा एडल्ट थोड़ी ट्रीट कर रहे हैं, स्पेशल कंडीशन में ट्रीट कर रहे हैं।
जब वो हीनियस क्राइम कर रहा है। पीटी क्राइम के लिए कहाँ कर रहे हैं हम लोग, हम सीरियस क्राइम के लिए भी नहीं कर रहे हैं, हम हीनियस क्राइम के लिए कर रहे हैं, जो बहुत ही ग्रुअलसम है, जो बहुत ही खराब है, उसके लिए ट्रीट कर रहे हैं उसको। तो ठीक तो है, एक ये भी पक्ष है, समझ गए ना। इसमें लिखा नहीं गया है बट यू कैन सेंस, आप उसको समझ सकते हो। बात समझ में आ गया ना। जैसे जिस हिसाब से कंट्री में जिस हिसाब से बढ़ रहा है, अब तुम जुवेनाइल को रिहेबिलिटेशन करवाते रहो, क्या होगा? थोड़ा सजा भी देना ठीक है, अब सजा दोगे तभी मैसेज जाएगा। नेक्स्ट वन, द लैगिंग प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शुड वरी द पॉलिसी मेकर। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बात को समझो, अब इसको समझो यहाँ पे स्टूडेंट। जीडीपी कैलकुलेट करने का दुनिया में 3 तरीका है, अब भारत में 2 तरीके से किया जाता है। पहला जो तरीका है उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि जो भी इकोनॉमी का 8 सेक्टर है, जो 8 सेक्टर है, उसमें क्या वैल्यू एडिशन हुआ है पहले कंपेयर में, उसके हिसाब से निकल जाएगा। जीबीए निकलेगा, जीबीए में कुछ प्लस और माइनस करेंगे तो जीडीपी निकलता है। और हम जानते हैं कि जीबीए ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है, सही बात है ना। सरकार जो अपना बजट लेके आती है, सरकार जो अपना इकोनॉमिक सर्वे लेके आती है, तो इकोनॉमिक सर्वे में देखना जीबीए को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। आया समझ में? एक जीबीए तरीका है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा तरीका क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड से भी आप पता कर सकते हो कि जीडीपी का क्या स्थिति है। तो उसमें एक्सपेंडिचर मेथड में 4 पैरामीटर होते हैं। पहला जो पैरामीटर है वो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। सेकंड क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। हाँ, थर्ड क्या है? हाँ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फोर्थ क्या है? प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, थर्ड वन। एंड फोर्थ वन क्या है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट या इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। इंडिया में जानते हैं इंडिया नेट इम्पोर्टर है, तो कह सकते हो इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। बात समझे? 4 पैरामीटर होता है। अब ये 4 पैरामीटर में बच्चे लोग जो सबसे ज़्यादा किसी का वेटेज है तो किसका है? तुम्हारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, यानी कि तुम्हारे और मेरे से आदमी जो रोज़ खाता है, डेली हम लोग कंज्यूम करते हैं, उसी से जीडीपी चल रहा है हमारा। और जीडीपी का कितना परसेंटेज? 55 से लेके 60%। यदि जीडीपी का कमाई 100 रुपया है तो 55 से लेके 60 रुपया तुम्हारे और मेरे ऐसा आदमी कंज्यूम करके क्रिएट कर रहा है जीडीपी में। आया समझ में ना ये चीज़? मगर देखो लगातार पिछले 3 साल से देखोगे, हाँ, 22, 23, 24, अब फाइनेंशियल ईयर थोड़ा पीछे कर दो, 21, 22, 22, 23, 23, 24, ऐसे कर दो, समझ गए? लगातार तुम या तो तुम क्वार्टर का फिगर ले लो या तुम पूरा फाइनेंशियल ईयर का ही फिगर ले लो ना, तो तुमको पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज 8% से लगभग हम जीडीपी में ग्रोथ किए हैं, 8% से। यदि इस साल लेट से 100 जीडीपी हुआ तो अगले साल कितना हो रहा है? 108 हो रहा है। फिर उसके अगले साल क्या? 108 का फिर 8% हो रहा है। फिर उसके अगले साल 108 में जो भी हुआ उसका फिर 8%। तो लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं कि 8% से जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं। मगर जो जीडीपी ग्रोथ हो रहा है उस हिसाब से प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी तो ग्रोथ होना चाहिए, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी तो ग्रोथ होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। वो 4 से लेकर 5% के बीच में ग्रोथ हो रहा है। दैट इज द एनोमली। समझ गए ना? वो एनोमली है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? वो प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो याद करो, इसको समझना है अच्छे से तो तुमको 2-3 साल पहले का भी थोड़ा सा डेटा चाहिए। क्या डेटा है? गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कर रही है। याद करो 10 लाख करोड़ सरकार ने एक्सपेंडिचर किया, उसके बाद फिर 11% बढ़ाया सरकार ने, 11.11 लाख करोड़। उससे पहले 7.5 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ और 11.11 लाख करोड़। तो बैक टू बैक अभी सरकार एक्सपेंडिचर कर रही है। और सरकार जो एक्सपेंडिचर कर रही है इस सिलसिले पे कर रही है कि अभी हम कर देते हैं, उससे क्राउड इन होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी तो नहीं हो रहा है उतना। बात समझ पा रहे हो ना? यदि आज जीडीपी 8% बढ़ रहा है, सोचो बाबू 4 कंपोनेंट है। 4 कंपोनेंट में क्या है? प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट कंजम्पशन, वही पब्लिक गवर्नमेंट मतलब पब्लिक कंजम्पशन। थर्ड क्या है तुम्हारा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और फोर्थ क्या है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सरकार तो खूब कर रही है, जानते हो, जिसको आयकर निकालते हैं हम लोग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेट कहते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 30 से 32% के आसपास। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, हाँ, प्राइवेट कंजम्पशन कितना है तुम्हारा? ये 55 से लेकर 60% है। इसका मतलब जब ये घट रहा है तो कोई दूसरा कंपोनेंट बढ़ रहा होगा।
तो दूसरा कंपोनेंट जो बढ़ रहा है वो तुम्हारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है सरकार का, और सरकार खुद बजट से बढ़ा रही है। जब सरकार बढ़ा रही है तो ऑटोमेटिकली जीडीपी बढ़ रहा है, मगर जीडीपी कैसे बढ़ना चाहिए था, या जीडीपी किस तरह पहले बढ़ रहा था? प्राइवेट कंजम्पशन। आया समझ में? एनोमली समझ में आ रहा है तुम लोग को? कायदे से प्राइवेट एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए था, वो केवल 4 और 5% से ही बढ़ रहा है, जबकि जीडीपी 8% से बढ़ रहा है, तो इसको भी कम से कम 7-8% से इसको भी बढ़ना चाहिए था। ऐसा नहीं हो रहा। इसका रीजन क्या है कि दूसरा फैक्टर की वजह से जीडीपी बढ़ रहा है, और दूसरा फैक्टर क्या है? सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि सरकार बजट से बढ़ा रही है उस चीज़ को। आ रहा है समझ में? ये देखो यहाँ पे समझो, वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे, सब चीज़ वही लिखा गया। 19 से लेकर 23 तक देखेंगे तो देखो 4 और 5% के ग्रोथ से प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा है। तो ये बहुत बड़ा वरी फैक्टर है। इसलिए वरी फैक्टर है कि अभी तक जीडीपी में 55 से लेकर 60% प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ही डिपेंडेंसी रहा है। तो अभी कम होगा तो ये ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या कि एक संकेत है कि जीडीपी आपका, एक तो देखो जीडीपी अब बढ़ता है तो कोई जॉब भी नहीं बढ़ता है, जॉबलेस जीडीपी ग्रोथ है कि नहीं? बताओ तो 70s और 80s के टाइम में कितना 1% जीडीपी बढ़ता था, तो अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी था। अभी देखो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी पूरा घट गया है। भले ही एफडीआई कंट्री में आए, उससे कोई ट्रांसलेट नहीं हो रहा है एम्प्लॉयमेंट। भले ही तुमको पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे में ये बोल दिया गया हो कि महिला का जो एम्प्लॉयमेंट है वो 23 से 37% हो गया, 14-15% से ग्रोथ हो गया, मगर सवाल ये उठता है कि महिला कहाँ एम्प्लॉयड कहाँ होगी? यदि एग्रीकल्चर में जाके एम्प्लॉयड हो रही तो वो भी क्या कहेगा एम्प्लॉयमेंट? और हम जानते हैं कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे ये भी कहता है कि एग्रीकल्चर में पहले 43% डिपेंडेंट वो था, वर्कफोर्स था, वो बढ़ के 46% हो गया। व्हाट डज इट मीन? डिस्ट्रेस, पूरी तरीके से डिस्ट्रेस है। और अभी देखो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आगे निकल गया है इन टर्म्स ऑफ गिविंग एम्प्लॉयमेंट। ये भी तो ठीक नहीं है। जहां हम मैन्युफैक्चरिंग सोचते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग 25% कंट्रीब्यूट करे जीडीपी में, तो अभी तक 16 से 17% अभी तक अटका हुआ है। 1991 में भी यही स्थिति था। तो मैन्युफैक्चरिंग का तो स्थिति बहुत खराब है इस कंट्री में। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो मिडल जो फैमिलीज है, मिडिल इनकम फैमिलीज, जिसमें अधिकतर भारत का वही है, वो पूरी तरीके से फंसा हुआ है। उसका पैसा इतना नहीं है कि वो खर्च कर सके। और यही कारण है कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर का जो ग्रोथ होना चाहिए, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो ग्रोथ होना चाहिए, वो 8% से नहीं हो रहा, वो 4 और 5% के बीच से हो रहा है। ऐसे गिनी कोफिशिएंट के बारे में भी समझ में आता है। रईस लोग और रईस हो रहा है, और अधिकतर तो गरीब ही है, या अधिकतर तो मिडिल क्लास वाले लोग ही सब है। भले ही सरकार आपको रोजी पिक्चर दिखा दे कि केवल 4% ही अनएम्प्लॉयमेंट है, मगर वो 4% जो अनएम्प्लॉयमेंट है, और चलो जो एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट आपका 96 to 97% है आपका एम्प्लॉयमेंट, मगर वो एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है? वो कैजुअल लेबर है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। यदि सेल्फ एम्प्लॉयड का कंट्री में यदि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो वो भी एम्प्लॉयमेंट क्या बढ़ना, जहाँ पे आपका जो इनकम होगा वो फिक्स ही नहीं है। वो सेल्फ एम्प्लॉयड का इनकम ऑन एन एवरेज 10,000 है। 10,000 में कितना चलता है बताओ जरा हमको? नहीं समझ में आ जाएगा तुम लोग को। देखो नीचे फिगर जाओ तो एक केवल तुमको फिगर मिलेगा एवरी मंथली अर्निंग्स। देखो बच्चे लोग, जो रेड कलर दिख रहा है तुम लोग को नीचे, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। देखो 10,000 का है कि नहीं है? वो स्टैग्नेंट है, देख रहे हो? स्टैग्नेंट है, कई साल से सेम है वो, 2022 से लेकर 23 तक देखो सेम है वो, 10,000 है। उसके बाद तुमको दिखेगा रेगुलर वेज, जो सैलरी एम्प्लॉयज़ है, देखो हाँ उसका देखो कितना बढ़िया है वो, देखो 20,000 के है ना, 20,000 के आसपास। नीचे वो टिक टिक करके दिया गया लीनियर, देखो रेगुलर वेज और सैलरी एम्प्लॉयज, देखो उसका भी बहुत कम, उसका भी एकदम तुमको एक कांस्टेंट नजर आएगा। व्हाट डज इट मीन? सेल्फ, देख रहे हो ना? इसका मतलब क्या है कि स्थिति अच्छा नहीं है, स्थिति बढ़िया नहीं है, रोजी पिक्चर नहीं है, समझे? जब इतना कम पैसा रहेगा लोगों के बीच में, कैजुअल देखो, लीनियर वाला कैजुअल देखो, कैजुअल लेबर देखो, वो जो दिया गया है लाइन, उसके हिसाब से भी देखोगे तो वही तुम 12,000 और 14,000 के बीच में स्टैग्नेंट है वो। और हम देखे हैं कि 4-5 साल का भी कंपैरिजन करोगे तो एग्रीकल्चर में जो वर्कर्स लोग हैं उसका कोई रियल वेज बढ़ा नहीं है, या तो स्टैग्नेंट है या तो निगेटिव हुआ है, या बढ़ा भी है तो बहुत मिनिमल बढ़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आपका, और रियल वेज भी तो बढ़ना चाहिए था, वो बढ़ नहीं रहा। तो कहने का मतलब सीरियस प्रॉब्लम है। तो ऐसा भी जीडीपी ग्रोथ किस काम का, जिसकी वजह से ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है रियल ग्रोथ में। ऊपर जाओ, समझो बात को। हाँ, तो क्वालिटी ऑफ जॉब्स, देखो यहाँ पे बोला गया ना, जो क्वालिटी ऑफ जॉब वो रियल प्रॉब्लम है, वो रियली कंसर्न है।
हाँ, जिस हिसाब से कंजम्पशन स्लगिश हो रहे हैं, प्राइवेट कंजम्पशन नहीं हो रहा है ठीक से। हाँ, अब हालांकि सरकार बोलती है कि अभी तक भारत में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, भारत सरकार बोलेगी कि मात्र 3% है, चलो 4% हमने बोल दिया, 3% मात्र है, तो ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट समझते हो ना, एम्प्लॉयमेंट पहले क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट मतलब जिसको मन है जॉब करने का और उसको जॉब नहीं मिला, तो ऐसे लोग को अनएम्प्लॉयड कहेंगे हम लोग। और जो मान लो कि डेमोग्राफिक डिपेंडेंट एज में है, जिसको जॉब नहीं करना है, उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे हम लोग, समझे ना। अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है उसको करने का मन भी है। और एज ग्रुप क्या है? वो 15 से लेके तुम्हारा 59 तक। इंडिया में जानते हो 59 तक है, वर्ल्ड में क्या है तुम्हारा 64 तक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे हम लोग, 15 साल से ऊपर और 60 से नीचे। यदि इसमें कोई आदमी है जो जॉब करना चाहता है, मैं उसको जॉब नहीं मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार। अब मान लो कि कोई जॉब ही नहीं करना चाहता है और यदि उसको जॉब नहीं मिले तो उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहते, इसलिए हाउसवाइफ को अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाता है। स्टूडेंट बात समझे? हाँ, पहले डेफिनेशन समझो ठीक से। तो अब इसमें से देखोगे तो लगभग इंडिया में कितने पॉपुलेशन है? 144 करोड़ या रफली 140 करोड़ मान के चलो। तो 65 से लेकर 70 करोड़ नया आंकड़ा आया है, 65 से लेकर 70 करोड़ हमारे लेबर फोर्स, जिसको काम करने का मन है, जिसको काम करने का मन है, उसमें से 97% एम्प्लॉयड है एज पर द गवर्नमेंट। बुझने आया? मान लो कि 60 ही मान लो ना, चलो 70 ही मान लो, 70 में तुम 97 निकालो, यानी कि 65 करोड़ आदमी काम कर रहा है यहाँ पे इस देश में, 65 करोड़ से ज़्यादा, समझ गए? और उस 65 करोड़ में 46% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में है, समझे? और 10 लगभग तुम्हारा 7 करोड़ के आसपास, कह सकते हो कि 7 करोड़ के आसपास वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, लगभग 7 करोड़, वही 6 से 7 करोड़ के आसपास मैन्युफैक्चरिंग में है। ये है इक्वेशन, क्योंकि होगा ना जी 60-70 करोड़ जब आपका वर्कफोर्स है तो कहीं एम्प्लॉयड होगा वो। लेट से 70 करोड़, मैं इसमें डेटा को थोड़ा कैलकुलेट कर रहा है और कुछ नहीं, मान लो कि 70 करोड़, एक रेफरेंस ले लेते हैं, ऐसे भी जानते हो कि इंडिया में डेटा का बहुत कमी है, तो रेफरेंस ही लेंगे हम लोग। लेट से 70 करोड़, 70 करोड़ का तुम निकालो आधा, कितना आप 35 करोड़, वो आधा हुआ, थोड़ा कम कर दो, यानी कि लगभग 30 करोड़, 30-32 करोड़ आसपास तुम्हारा एग्रीकल्चर में फंसा हुआ है, 46% के आसपास करोगे तो लगभग 7 करोड़ के आसपास तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग में है, लगभग 7 करोड़ के आसपास तुम्हारा कंस्ट्रक्शन में है। ये मेजर शेयर है हमारा इंडिया में जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। अब वो बताओ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी तेज़ी से बढ़ा है, और महिलाओं का जो एम्प्लॉयमेंट है वो पहले 23% था, वो बढ़ के 37% बढ़ा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे कि हिडन है अनएम्प्लॉयमेंट सब है। ऐसा जगह पे महिला का सर्विस बढ़ा है जो अनपेड है, जैसे राशन दुकान में यदि महिला का यदि बढ़ रहा है एम्प्लॉयमेंट, तो वो क्या हुआ? वो नहीं भी बढ़ता तो बात है कि इनकम तो नहीं होना था फैमिली का, वो सब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सब हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। बात समझे? वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे समझो, पेडिक लेबर फोर्स सर्वे कहता है कि मात्र 3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। हाँ, तो सवाल ये नहीं है, सवाल है कि नॉट द नंबर ऑफ जॉब्स, बात है कि क्वालिटी ऑफ जॉब। जॉब तो देखो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला भी बढ़ा है, मगर सेल्फ एम्प्लॉयड वाला लोग कमा कितना रहा है? 10,000 के आसपास कमा रहा है, और वो भी ग्राफ स्टैग्नेंट है। क्या फ़ायदा हुआ फिर? 10,000 कमा क्या करोगे? कितना घर चला सकते हो 10,000 कमा के? पॉसिबल नहीं है। बात समझे? तो जॉब क्रिएशन देखो, जॉब क्रिएशन जो हो रहा है, जो सरकार लेके आ रही है कि जॉब क्रिएट हुआ, तो वो भी तुम्हारा अनरिमेटिव एरियाज में जहाँ पे पैसा वैसा नहीं दिया जा रहा है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है ये सब चीज़। तो ऐसा जॉब क्रिएट होने का मतलब क्या बनता है? जॉब क्रिएट होना चाहिए था तो बड़ा सेक्टर में होना चाहिए था, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में होना चाहिए था, मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए था, सर्विस में होना चाहिए था, तो वो चीज़ तो मिसिंग है कंट्री में। इसलिए इस बार यूनियन बजट में गुड क्वालिटी ऑफ जॉब्स कैसे क्रिएट हो, ये बात होना चाहिए, समझे? कैसे अप्रेंटिसशिप मिले, कैसे ट्रेनिंग मिले, कैसे स्किलिंग इकोसिस्टम डेवलप्ड हो, कैसे हायरिंग किया जाए, ये सब बात होना चाहिए इस बार बजट में, क्योंकि क्वालिटी जॉब इज़ द नीड ऑफ द आवर। कंट्री में देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड, बताओ पिछले क्लास में ही बताए थे, डेमोग्राफिक डिविडेंड बस हमारे पास 3 डिकेड्स बचा हुआ है, और इसमें ये परिस्थिति है। देखो चाइना ने कितना अच्छा अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज़ किया है, बहुत रीस्किलिंग करके, वोकेशनल ट्रेनिंग करके। तो आगे देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पे समझो, एक आंकड़ा चलो ठीक है, एक ने बता दिया, यानी कि एक पैरामीटर ने बता दिया कि यहाँ पे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, क्योंकि जॉब क्वालिटी जॉब नहीं है। यदि वही क्वालिटी जब होता, 20,000 से ज़्यादा मिलता लोगों को, 30,000 40,000 मिलता, तो जेब में पैसा आता, वो खर्च होता, और फिर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा शेयर होता जीडीपी में, क्योंकि वो घट रहा है पहले कंपेयर में, यानी कि वो जिसका उतना जो ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो रहा है, बस 4-5% से ग्रोथ हो रहा है, कायदे से उसको भी 8-9% से ग्रोथ होना चाहिए था। एक पैरामीटर ये हो गया। दूसरा पैरामीटर भी यही चीज़ कहता है, देखो IIP,
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये भी एक पैरामीटर है देखने के लिए कि इंडस्ट्री में कैसे काम चल रहा है। अब तुम यहाँ पे देखो कोविड-19 के बाद IIP आपका 3.7% से बढ़ा है, ग्रोथ हुआ है पर ईयर। यानी कि 2022 से लेकर 2024 में जो कोविड ईयर में जो था IIP, उसके हिसाब से 3.7 ग्रोथ किया है। जैसे GDP कितना ग्रोथ किया है, 3 साल में 8% ग्रोथ किया है ना। तो IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका मतलब इंडस्ट्री सब कैसे बढ़ा है। IIP बताता है कि इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ हुआ है, इंडस्ट्री में, बात समझे IIP। तो IIP कहता है कि कोविड के बाद 2020 के बाद 3.7 निकला, लगभग 4% से बढ़ा है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बढ़ने का भी आंकड़ा किस तरह है। कैपिटल गुड्स लगभग 11% से बढ़ा है, कैपिटल गुड्स वही मशीनरीज सब। इंफ्रास्ट्रक्चर गुड लगभग 9% से बढ़ा है। अब प्राइमरी गुड्स लगभग 7% से बढ़ा है। बाबू ये तीनों चीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ये। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका लगभग 11, 9 और 7%, ये तीनों दिखाता है, ये तुम्हारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स हो, चाहे वो प्राइमरी गुड्स हो। इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स समझ रहे हो ना, हाँ, जो आप बना रहे हो किसी को, आपको स्टील चाहिए, आपको प्लांट चाहिए, दुनिया भर के ईटा चाहिए, सब वो इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स है, वो तो बढ़ रहा है तेजी से 9% से। प्राइमरी गुड्स भी आपका लगभग 7% से बढ़ रहा है। मगर जो आदमी जो खाता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, देखो वो 3.3% से बढ़ रहा है। क्या होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स? रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, जो लंबा समय तक घर में चल जाए, वो मात्र 3% से ग्रोथ कर रहा है। और जो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, FMCG, जो आप रोज कोलगेट लेते हो, जो रोज खाते हो, वो कितना % से बढ़ रहा है? 2.7% से बढ़ रहा है। ये जस्ट सीधा है नहीं। जब IIP आपका लगभग 10-12% से बढ़ रहा है, एवरेज कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपका कंज्यूमर में भी दिखना चाहिए था। जब इंडस्ट्री ग्रोथ हो रहा है, तो इंडस्ट्री से जो सामान आ रहा है उसका भी तो ग्रोथ होना चाहिए था। तो इसलिए अंडर यूटिलाइज पोटेंशियल में है इंडस्ट्रीज। चाहे वो तुम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का बात करो या तुम नॉन ड्यूरेबल्स का बात। नॉन ड्यूरेबल मतलब वही FMCG। इसलिए FMCG वाला जो कंपनीज है वो क्या कहता है कि डिस्ट्रेस है, अभी डिस्ट्रेस है। मिडिल फैमिलीज लोग है, मिडिल इनकम फैमिलीज है, उसके पास पैसा नहीं है कि वो FMCG वाला कंज्यूम करे। तो देखो दोनों तरीके से सेम कंक्लूजन हो रहा है ना कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है। एक तो आपको आंकड़ा से पता चल गया, और दूसरा बात है कि इंडस्ट्री के हवाले से भी आपको पता चल गया ये चीज़। तो देखो वहाँ वही लिखा गया, जो एवरेज ग्रोथ रेट है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का, जिसको इन्वेस्टमेंट रेट भी कहते हैं, बहुत ही इंप्रेसिव रहा है। वो भी 12% से लगातार बढ़ रहा है। हाँ समझे ना, वो भी अच्छा से बढ़ रहा है। मगर जो कंजम्पशन होना चाहिए था, जो प्राइवेट कंजम्पशन होना चाहिए, वो 4%, वही 5% से नीचे है। एनोमली हो गया ना। यानी कि अभी GDP जो देख रहे हो तुम 8% से बढ़ते हुए, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ था? तो सरकार ने बोला ना कि 10 लाख करोड़ लगाए, अब 11 लाख करोड़, 11.11 लाख करोड़ लगाए, अब हम छोड़ देंगे इस बार, इसलिए हम कम लगाएं। 11% से ही ग्रोथ की है, क्योंकि उससे पहले सरकार लगभग 30 और 35% से बजट बढ़ाई थी। पहले सरकार 7.5 लाख करोड़, फिर 10 लाख करोड़, और फिर 11.11 लाख करोड़। देखो ना, बढ़ा है, काफ़ी बढ़ा था। 7.5 से तुम 10 लाख करोड़ को, वो तो काफ़ी बढ़ा है, वो 30% लगभग होगा, 25-30% से बढ़ाया। उसके बाद इस बार 11% से ही बढ़ा है। 10 लाख से 11 लाख करोड़, मतलब बस 11% से बढ़ा है वो। तो सरकार ये उम्मीद में है कि प्राइवेट कंजम्पशन हो, प्राइवेट क्राउड इन हो, मगर क्राउड इन हो नहीं रहा है ठीक से, जिस हिसाब से होना चाहिए था। ये भी दिखाता है इस एडिटोरियल्स में। आया समझ में ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे समझो नेक्स्ट वन, अपर बॉन्ड इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन इज सीवियरली इरोडिंग परचेजिंग पावर। अब क्या है ये सब वर्ड का मतलब थोड़ी देर में समझोगे। GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बात समझो, इसको बहुत अच्छे से समझना है तुम लोग को। बच्चे लोग देखो, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक जानते हो ना, चाहे तो प्राइवेट हो सकता है, वो पब्लिक बैंक हो सकता है। बैंक किस लिए बनती है? बैंक का काम क्या है? क्रेडिट देना और डिपॉजिट को स्वीकार करना। जो बैंक आपको क्रेडिट देती है वो बैंक के लिए क्या है? एसेट है। और जो बैंक में आप पैसा जमा करते हो वो बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी बहुत टाइप का होता है ना। टाइम लाइबिलिटी भी हो सकता है, डिमांड लाइबिलिटी भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट होता है ना, सेविंग अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है ना, नेट अकाउंट मतलब वो टाइम अकाउंट भी होता है। टाइम अकाउंट मतलब क्या? फिक्स लिमिट, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए।
यदि आप बैंक में जमा करने के लिए जाते हो 10 साल 20 साल के लिए बल्क डिपॉजिट सब, तो आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप 1 साल के लिए जमा किए तो आपको कम मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज 4% के आसपास आपको सेविंग अकाउंट में कितना मिल रहा है, 4% के आसपास मिल रहा है। जबकि कंट्री में जो इन्फ्लेशन है आपका 4% से अधिक है, तो प्रॉब्लम आ जाएगा फिर। अब पहले समझो, अब हल्का हल्का वर्ड्स को, खाली वर्ड से फैमिलियर रहो, अभी थोड़ी देर में समझोगे, क्योंकि उसको समझाने के लिए ना बैकग्राउंड, पहले पीछे का बैकग्राउंड कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। सिंपल समझो स्टूडेंट, आरबीआई को क्या मैंडेट दिया गया है कि कितना इस कंट्री में इन्फ्लेशन होना चाहिए, 4 ± 2। इसका मतलब लिमिट क्या है, 2 से लेकर 6। और 2 से तो नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। मगर 6 जाना भी अच्छा संकेत नहीं है। सबसे जो आइडियल माना जाता है वो 4 है। 4 से भी यदि ऊपर हो जाए तो वो भी खतरा है। 6 तो एक लिमिट फिक्स किया गया, मगर 4 से ऊपर नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में 4 तक रहे तो ठीक है। मगर हम जानते हैं बैक टू बैक यदि 3 साल का आंकड़ा निकालेंगे हम लोग, तो 4 से तो ऊपर ही रहा है, और कभी तो 6 से ऊपर भी चला गया था। 6, 5.5, 4.6, 4.5, अभी कितना है, 4 और 5 के बीच में है अभी, तो 4 से अभी भी ऊपर ही है। अब वो 4 से ऊपर है और तुमको दिया जा रहा है, सेविंग अकाउंट में दिया जा रहा है कितना इंटरेस्ट, 6 दिया जा रहा है। तो कायदे से क्या होना चाहिए कि सेविंग अकाउंट 6 होना चाहिए और इधर इन्फ्लेशन 4 होना चाहिए। घटाओ कितना, 2 तो कम से कम बचत होना ही चाहिए था। तो क्योंकि देखो, तुम पैसा जो जमा करो, आज जो 100 रुपये जमा कर रहे हो, 10 साल बाद वो 100 रुपये नहीं रहेगा, उसका वैल्यू घट सकता है, इसका वैल्यू बढ़ भी सकता है। अब तुम जमा किए, तुमको पैसा मिला, तो उसका वैल्यू घट गया, तो फिर क्या आएगा इंटरेस्ट, फिर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल पाया। इसलिए ज़रूरी है कि आरबीआई कम से कम 4% ये कांस्टेंट रखे। ये जब कांस्टेंट रखेगा और 6% यदि ब्याज मिल रहा है, तभी 2 गैप होगा, वही 2 गैप होगा, तभी कंज्यूमर सब वो अपना डिपॉजिट करवाएंगे। नहीं तो कंज्यूमर के पास दूसरा भी तो है ऑप्शन, वो दूसरा फाइनेंशियल मार्केट में खर्च करेगा। ये भी एक प्रमुख रीज़न है जिसके वजह से बैंक सिस्टम में जो डिपॉजिट जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। डिपॉजिट ग्रोथ बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट ग्रोथ, और दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप है, 6-7% का गैप हो गया है। 17-18% से तुम्हारा क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है और 11-12% से तुम्हारा डिपॉजिट ग्रोथ है। बीच में गैप है कि नहीं कि 6-7%? इतना गैप भी नहीं होना चाहिए। इतना गैप हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर उसको बार बार आरबीआई का दरवाज़ा खटखटाना होगा, रिपो रेट से पैसा लेना होगा। बात समझ रहे हो ना? या फिर दूसरा भी प्रोविजंस है लेने का, बैंक के पास बहुत सारा प्रोविजंस है ना। हाँ बिल्कुल। अब ये समझो, इस चीज़ को समझो स्टूडेंट, बात समझो। यहाँ पे जो सेविंग रेट है, हाँ, सिविल कमर्शियल बैंक ऑन एन एवरेज लेते हैं तो वो कितना है तुम्हारा, वो वेरी किया है, मतलब 2.7 से लेकर 3% वेरी किया है। तो रेंज वही कह सकते हो कि 4 के आसपास है, 3.5 to 4% रेंज है। ये अगस्त से पहले की बात है, बिफोर अगस्त 2017, उससे पहले था। अभी देखो स्टूडेंट, 1 ईयर टर्म डिपॉजिट यदि करते हो तो पहले कितना था, 2014 में बच्चे लोग, 2014 में कितना था, ये आपको कितना इंटरेस्ट मिला था, 8.4% मिल रहा था 1 साल के लिए। वो घट के कितना हो गया, लगभग 4.5% हो गया 2022 में, और अभी थोड़ा 2024 में थोड़ा बढ़ा के 7% कर दिया गया है। मगर फिर भी 2014 के लेवल से तो कम ही है। वो 2014 में कितना था, 8.5% के आसपास था, अभी कितना, लगभग 7%। 6.9 को मैं 7% बोल रहा हूँ, समझने का प्रयास करो। वो मगर फिर भी 2014 का लेवल, यानी कि 10 साल पहले के लेवल में अभी भी कम ही मिल रहा है इंटरेस्ट। बात समझो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझो अच्छे से, यानी कि जब आप एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट सबको जोड़ के आप ले रहे हो सिविल कमर्शियल बैंक का, ठीक है, 2013 और 14 में, बच्चे लोग बढ़िया समझना, 2013 और 14 में सब मिला के लगभग 9% था एवरेज, वो घट के कितना हो गया, 5.5 हो गया। इसलिए मैं 6 बोल रहा था ना, 6 बोलने का मतलब वही है, ठीक है। और अभी 2024 में कितना हुआ, 6.5 हुआ। तो अभी हम एवरेज मान के चलते कि चलो 6 है, सबका एवरेज मान के चलते हैं, क्योंकि 2022-23 में कितना, 5.5 है। अभी 2024 में कितना है, 2024 में कितना है, 6.4%। इतना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है जब आप पैसा जमा कर रहे हो, ठीक है। तो आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, लगभग 6% से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। माँ आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन कितना है, 4 से अधिक है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, गैप कम होगा। 6 मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन एन एवरेज, इन्फ्लेशन आपका लेट से 5 है। अब मान लो इन्फ्लेशन यदि 6 से अधिक हो जाए, तो जो तुम पैसा डिपॉजिट करोगे और जब पैसा लेने के लिए इंटरेस्ट के साथ जाओगे, तो तुम्हारा पैसा कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन पूरा परिस्थिति बदल देता है। जैसे एग्जांपल देखो, अभी तुम्हारे पास 10 रुपया है, तुम 10 रुपये से एक पार्ले जी ले रहे हो बिस्किट, लेट से 10 रुपया से एक पार्ले जी ले रहे हो। कल के दिन में नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि मान लो कि इन्फ्लेशन हो गया,
तो वो 10 रुपये में तुमको पार्ले जी मिलने वाला नहीं है, 20 रुपये में तुमको पार्ले जी मिलेगा। तो 10 रुपये इक्वल टू 20 रुपया हो गया तुम्हारा। इस साल का 10 रुपया और अगले साल का 20 रुपया बराबर हुआ कि नहीं हुआ पार्ले जी कॉन्टेक्स्ट में? तो इन्फ्लेशन यदि ज़्यादा हो तो जो बैंक में तुम डिपॉजिट किए और फिर बैंक से पैसा ले रहे हो तो तुम्हारा घट जाएगा वैल्यू। बात समझो, क्या काम हो तो परचेजिंग पावर कम हुआ कि नहीं हुआ? खरीदने का जो पावर कम हुआ कि नहीं हुआ? पहले 10 रुपये का एक पार्ले जी खरीद पा रहा था, अभी तुम 10 रुपये का पार्ले जी नहीं खरीद पा रहा है, उसके लिए तुमको डबल करना पड़ रहा है। तुम्हारा परचेजिंग पावर कम हुआ कि नहीं हुआ? अब ये मत बोलना सर एक एक बिस्किट खरीदेंगे, तो उस हिसाब से फिर 20 रुपये के हिसाब से खरीदना पड़ेगा तुमको। हो सकता है 20 रुपये में एक 20 जाएगा, तुम 2 रुपये देने के लिए आधा तोड़ के दे देगा तुमको, क्योंकि महंगाई हो गया। और वो भी आधा तोड़ के दिया तो वो रेट वाला देगा, वो जो पहले से रेट लगा दिया है उसके ऊपर, खाओ मरो। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, ठीक है, ये छोड़ दो, ये मजाक चला था। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो मनी का जो वैल्यू है घट जाता है, और जो बैंक है इतना जो ब्याज दे रही है 6%, वो ब्याज भी कुछ नहीं है, तो लोग क्यों जमा करेगा पैसा? लोग पास ऑफ म्यूचुअल फंड ऑप्शन है, हाँ, शेयर मार्केट में देखता नहीं डीमैट अकाउंट कितना बढ़ गया है तेजी से। आया समझ में? देखो इस फिगर में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन देखो, बताओ इन्फ्लेशन तुम्हारा 4 और 6% के बीच में, तो 2017-18 18-19 तब से लेके अभी तक 4% से ज़्यादा ही है। अर्बन इन्फ्लेशन देखो 5% से ऊपर है, तो कैसे काम चलेगा फिर? हाँ, 2023 और 24 में देखो इन्फ्लेशन देखो 6% के आसपास रहा है। यदि इन्फ्लेशन 6% हो, 6% से ज़्यादा हो, मान लो कि इन्फ्लेशन 6.5% है और तुमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है, कितना हुआ? 0.5 हुआ ना, -0.5 हुआ, क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है माइनस करोगे इन्फ्लेशन से। मान लो कि इंटरेस्ट तुमको एवरेज 6 मिल रहा है, एवरेज 6 मान के चलते हैं हम लोग, 6 मिल रहा है, आपका इन्फ्लेशन कितना है? 6.5 है, एक एज्यूम करते तो कितना हो गया? 6 - 6.5 करो कितना? -0.5, यानी कि जो तुम 100 रुपया जमा किया था वो जो तुमको मिल रहा है तो उसमें 0.5% एक्चुअल में कम है, भले ही तुमको ज़्यादा पैसा मिले क्योंकि इन्फ्लेशन आ चुका है। 100 रुपया नहीं रहता है, 100 रुपये का वैल्यू 50 रुपया भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंट्री में इन्फ्लेशन क्या है। बात समझे? तुम्हारे मम्मी पापा लोग बोलते थे ना कि 10 रुपया था तो घर चलाते थे पहले, समझो ना उस बात से। अभी तुम 10 रुपये में कुछ नहीं कर पा रहा है, तो इन्फ्लेशन आया तभी ना हुआ ये सब चीज़। हाँ, 10 रुपये का वैल्यू उस समय भी 10 रुपया था जी, 10 रुपया भी है, मगर परचेजिंग पावर देखो कितना डिक्लाइन हुआ है, समझे? यही चीज़ है। नीचे जाओ तो लास्ट फिगर देखो, तो लास्ट फिगर में कुछ मुझे आंकड़ा दिखाना है, उस आंकड़ा से और क्लियर हो जाएगा। देखो अब बात समझो। हाँ बच्चे लोग, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखो नेट रिटर्न्स। अच्छा ऊपर जाओ तो पेज, नेट रिटर्न्स का मतलब वही, नेट रिटर्न मतलब वही इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। बच्चे लोग जाओ तो ऊपर पेज जाओ तो सबसे लास्ट का सेकंड लास्ट पेज, सीरियस इरोजन इन परचेजिंग पावर ड्यू टू द अपर बाउंड इन्फ्लेशन। इसको समझ लो, उससे पहले ऊपर समझ चुके हो ना? हाँ, इसको समझ लो। देखो सेविंग अकाउंट होल्डर्स आर फेसिंग सीरियस इरोजन इन देयर परचेजिंग पावर। ये नहीं समझाएं कि जो आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको मिल नहीं रहा है उतना पैसा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, तो यू आर फेसिंग अ सीरियस प्रॉब्लम। परचेजिंग पावर का सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि उतना पैसा नहीं है जितना आप जमा किए थे, जो आया तो वो वैल्यू नहीं है उतना। नेट रिटर्न, जो आपको पैसा है, नेट रिटर्न कैसे डिसाइड होगा? इंटरेस्ट रेट, किस इंटरेस्ट रेट से तुमको बैंक दे रहा है पैसा, माइनस इन्फ्लेशन रेट। आया समझ में? 6% से दे रहा है। इन्फ्लेशन रेट कितना है कंट्री में? लेट से 4, तो कितना हुआ? 2% हुआ तुम्हारा, तो 2% कम से कम होना चाहिए। 2% रहेगा तभी आपको जो पैसा जो आप बैंक से ले रहे हो वापस, जो आप जमा किए थे बैंक से वापस लोगे ना, कम से कम 2% का गैप होना चाहिए, यानी कि आपका नेट रिटर्न्स कम से कम 2% होना चाहिए मिनिमम। हम जानते हैं कि 2% नहीं है, समझे? 2% नहीं है। हाँ नीचे देखो, अब ये फिगर मुझे दिखाना है कि 2% नहीं है। देखो नेट रिटर्न्स ऑन डोमेस्टिक सेविंग, सबसे लास्ट पेज देखो। देखो बच्चे लोग क्या है, देखो तो यहाँ पे घट रहा है ना, देखो सब तुमको निगेटिव नजर आएगा। देखो तो 19 और 20 में -0.8, 20 और 21 कोविड ईयर है, कोविड ईयर में तो हालत ख़राब हो गया। देखो -2.7, 21-22 में देखो लगभग 2 है, 22-23 में देखो -2.65 है, और 23-24 में -0.3 है, -0.83 है। इसलिए है क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन 6 से बहुत नीचे है, 4 और 5 के बीच में, इसलिए है इस समय। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बैक टू बैक जो 5 साल चला है, लोग जमा किए होंगे तो जो पैसा वापस आया होगा तो उससे परचेजिंग पावर कोई बढ़ा नहीं,
ये साफ साफ इंडिकेशन है यहाँ पे, समझे। 1 ईयर का भी देख सकते हो तुम, 1 ईयर का देखो, तुम 2 ईयर का देख सकते हो टर्म डिपॉजिट, 3 ईयर का देख सकते हो, 5 ईयर का देख सकते हो, समझ गए ना, ये सब है। और टर्म डिपॉजिट भी देख सकते हो। तो 1 ईयर में देखो, 1 ईयर में क्या हो रहा है तुम्हारा, 2021 और 22 में माइनस हो रहा था, हाँ, और 2022 और 23 में 0.25 है, 23 और 24 चलो ठीक है 2 है, 2 तो होना चाहिए, 2 तो होना चाहिए, मगर या तो नेगेटिव में है। हम सेविंग डिपॉजिट की बात करें तो वो तो सेविंग डिपॉजिट मतलब क्या, कि आप पैसा जो जमा कर रहे हो कभी भी आपको मिल सकता है, ये नहीं होता करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों करते हैं हम लोग, जो बिजनेस पर्पस के लिए अकाउंट बनाते हैं। सेविंग अकाउंट मतलब एटीएम से जो आप निकालते हो, दैट्स कॉल्ड सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट में आप जमा कर रहे हो तो यू आर गेटिंग -0.83, पैसा आपका कम हो रहा है, परचेजिंग पावर आपका कम हो रहा है। बट आप टर्म डिपॉजिट कर रहे हो, 1 साल के लिए आप पैसा फिक्स कर रहे हो, देन यू आर गेटिंग 2, सही है वो। उससे पहले देखो ना 21 और 22 में यू आर गेटिंग -1, कम हो रहा था क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन 6% के आसपास था। तो डायरेक्ट कनेक्शन इन्फ्लेशन और रिटर्न्स का। देखो लास्ट पेज देखो, अब देखो उसके बाद दूसरा एक तो प्रॉब्लम इसका, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जो पैसा आएगा उस पर भी टैक्स लगता है। जो पैसा जो जमा किए हो जब रिलीज होगा तो उस पर भी सरकार टैक्स लेगी। देखो तो उसमें और डबल वहमी है वो, एक तो यहाँ पैसा कम हो रहा था, और जब पैसा जब रिलीज कर रहे हैं, पैसा जब बैंक तुमको दे रहा है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम है तो सरकार को तो पता चल ही जाएगा वो। देखो वहाँ प्रॉब्लम देखो, वही बोल रहा है कि सिचुएशन और ख़राब हो जाता है जब जो भी आपने इंटरेस्ट इनकम कमाया उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। आया बुझने, एक तो तुम नेगेटिव में है पहले से, और सरकार और भी तुमसे क्या लेगी, टैक्स लेगी उसके ऊपर। तो हम क्यों जमा करना चाहेंगे बैंक में, ज़रा बताओ। देखो दूसरा देखो, एज्यूमिंग देखो इंटरेस्ट रेट आपका 4% है, मान के चलो 4% इंटरेस्ट रेट है, 4% सरकार दे रही है आपको, देन द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट विल बी 3.6%, क्योंकि 0.4% कट गया टैक्स करके। आया बुझने, यदि 10% तुम्हारा टैक्स स्लैब में हो तो तुमने उतना पैसा जमा किया जिसकी वजह से तुम 10% टैक्स स्लैब में आ गए। यदि मान लो कि तुमने उतना पैसा जमा किया जिसकी वजह से तुम 20% टैक्स स्लैब में, अलग अलग टैक्स स्लैब होता है, कितना तुमने पैसा डिपॉजिट किया था, लेट से तुम 30% टैक्स स्लैब में आ गए तो तुम्हारा कटेगा 2.8, तो बचा कहाँ, तुम तो और नेगेटिव चला गया तुम्हारा। तुमको 4% जो बोल रहा था बैंक हम तुमको देंगे, तो तुम्हारा घट के कितना हो गया, 3.6% हो गया। यदि टैक्स 10% के स्लैब में तुम आते हो तो 10% स्लैब का मतलब क्या है कि तुम जितना डिपॉजिट किए हो, सरकार उसे मनी डिडक्ट करेगी 10% वाला, उसमें अलग होता है ना 10%, 20%, 30%, डिपेंडिंग कि तुम कितना इनकम जमा कर रहे हो अपना। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो बैंकिंग सिस्टम का स्थिति खराब। अब देखो बैंकिंग सिस्टम गुनहगार नहीं है, यहाँ सबसे बड़ा कल्प्रिट इन्फ्लेशन है। यदि इन्फ्लेशन यदि 4 होता और ये 6 होता तो 2 था, ठीक ही तो था, वो बैलेंस हो रहा था। वह यहाँ पे दिक्कत है कि इन्फ्लेशन क्या है कि 4 से ऊपर ही रह रहा है, वो प्रॉब्लम है। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो उससे प्रॉब्लम होता है बैंकिंग सिस्टम में भी, आया समझ में ना। तो वही चीज़ है कि जो अपकमिंग बजट जो आने वाला है, देखो आज बजट पास होगा ना, तो वहाँ पे ये सब चीज़ को शिक्षित किया जाए, करेक्ट किया जाए। हाँ, इंटरेस्ट इनकम और ऑल द डिपॉजिट लेस देन 5 ईयर्स, 5 साल से नीचे वाला है, या तो उसको फ्री कर दो, टैक्स फ्री कर दो, समझे ना, उसको राहत दे दो, नहीं तो आदमी लोग को दिक्कत हो जाएगा। आप देखो 5 साल से नीचे वाला देखो तो कितना है, कितना फ़ायदा हो रहा है। 5 ईयर्स देखो RT कितना है, 5 TD कितना है, 2.67 आ रहा है, वो ठीक है ना। अब इसमें यदि लगा दिया जाए, टैक्स लगा दिया जाए, जो भी मिल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए 5 साल से नीचे जितने भी है पैसा जो जमा हुआ उसको टैक्स फ्री कर दीजिए, ऐसा एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं। अदरवाइज लोगों को तो बुद्धि खुल गया है, लोग अब म्यूचुअल फंड में ऐसे ही पैसा लगा ही रहा है, और जो लोग खाली बैंक में जमा कर रहा है वो लोग भी ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि वो लोग भी म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा है जिस इंटरेस्ट से वो लगाना चाह रहा था, और मिल भी रहा तो कट रहा है, और मिल भी रहा तो इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर कम हो रहा है। आर यू गेटिंग में, समझ पाए ना? कंप्लीटेड।